जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों जो मौर्यन एम्पायर थी उसको इंडिया की सबसे ग्रेट एम्पायर कहा। सबसे एक तरह से इंडिया का जो गोल्डन पीरियड है, इंडिया की जो गोल्डन हिस्ट्री है ना, उस वक्त पूरा देश एक यूनाइटेड था, पूरा एक तरह से अखंड भारत था। तो क्यों बाबा साहब ने जो मौर्यन एम्पायर है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा है, उस चीज को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम जाते हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 17 के अंदर। तो दोस्तों जो ये चैप्टर नंबर 17 है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें बेसिकली बाबा साहब ने थोड़ा सा मैं इस चैप्टर के बारे में आप डिटेल में इस चैप्टर का जो वीडियो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें जाकर इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी समरी दूं अगर इस चैप्टर की, तो वो ये है कि इस चैप्टर में बाबा साहब ने ये कहा है कि अगर थोड़ी देर के लिए चतुर्वर्ण्य सिस्टम को अगर हम सही मान लें कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं वो सब अपना काम करें, लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं अगर वो तीनों कंबाइन होकर शूद्र की मतलब उसका शोषण करें तो फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर उठाया था कि जो ये चतुर्वर्ण्य का सिस्टम है उसमें शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, इस कारण से ये सिस्टम खराब है। इस तरह का ये एक्सप्लेन किया था। तो इसी चैप्टर के अंदर एक जगह बाबा साहब ने जो मौर्यन एम्पायर है उसको डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये एक पैराग्राफ है बाबा साहब की इस चैप्टर के अंदर, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री विच इज द पीरियड ऑफ फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, दैट इज द पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर। एट other times the country suffered from defeat and darkness, but the Maurya period was a period when Chaturvanya was completely annihilated, when the Shudras who constituted the mass of the people came into their own and became the rulers of the country. The period of defeat and darkness is the period when Chaturvanya flourished to the damnation of the great part of the people of the country. बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो गोल्डन पीरियड है वो मौर्यन एम्पायर का है, ठीक है, क्योंकि उस पीरियड के दौरान यहाँ पर लोगों को कंप्लीट फ्रीडम थी। एक तरह से हमारा देश एक महान राष्ट्र बन चुका था, काफी इसका यश पूरी दुनिया में फैल चुका था। और इस मौर्य एम्पायर को छोड़ दो तो बाकी जो भी इंडिया का टाइम रहा है उस वक्त जो इंडिया को ज्यादातर डिफीट ही मिली है बाहर से आने वाले हमलावरों से, और एक तरह से बिल्कुल डार्कनेस वाला पीरियड चला है। लेकिन जो मौर्यन एम्पायर था वो एक तरह से गोल्डन पीरियड था इंडिया का। और मौर्य पीरियड के दौरान, मौर्यन एम्पायर के दौरान जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो चुका था, ठीक है। द मौर्य पीरियड वाज अ पीरियड व्हेन चतुर्वर्ण्य वाज कंप्लीटली एनिहिलेटेड। और जब शूद्र व्हेन द शूद्रास हु कंसिडर्ड द मास ऑफ द पीपल केम इनटू द, मतलब मौर्य एम्पायर के दौरान जो चतुर्वर्ण सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और उस दौरान ही शूद्र जो कि मेजोरिटी है इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन, अबाउट 80% पॉपुलेशन शूद्र हैं, वो उन्होंने खुद मतलब आगे बढ़कर इस मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और इस मौर्य साम्राज्य के रूलर्स बने थे। क्योंकि ऑब्वियस जो मौर्यंस थे वो शूद्र थे, है ना, तो जो वो खुद की ताकत पर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अब हालांकि इसमें चाणक्य का एंगल जोड़ दिया जाता है लेकिन वो हिस्टोरिकली प्रूव नहीं है कि चाणक्य कौन सा करेक्टर था, है ना, बिल्कुल भी प्रूव नहीं है उसका चाणक्य कौन सा करेक्टर था। तो हम ये मान के चलेंगे और ये मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि शूद्र थे वो खुद के दम पर आए और खुद के दम पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मतलब आज तक इंडिया का जो सबसे बड़ा साम्राज्य है मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, वो शूद्रों द्वारा स्थापित किया गया था। शूद्र उसके रूलर्स थे। When the Shudras who constituted the mass of the people came into their own and became the rulers of the country, शूद्र इस राष्ट्र के, इंडिया के रूलर्स थे, मौर्यंस शूद्र थे और वो राजा थे उस वक्त के। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके मौर्य पीरियड के दौरान जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, पूरा मतलब कोई इसका नामो निशान नहीं था और पूरी फ्रीडम थी, आजादी थी। और जब मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद में, उसके बाद में जो टाइम चला है इंडिया का, एक तरह से वो बिल्कुल डार्कनेस वाला टाइम चला है। बाहर से जो भी हमलावर आया है वो लगातार हारते रहे यहाँ के राजाओं को। तो इसमें जो एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मौर्यन एम्पायर थी वो बेसिकली शूद्रों की, यहाँ के बहुजनों की, बौद्धों की, जैनों की थी, ठीक है। जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन थे और उनका जो पुत्र था बिंबिसार वो चरवका थे। तो एक तरह जो श्रमण कल्चर था, बहुजन कल्चर था, है ना,
शूद्र राजा थे, है ना। तो चतुर्वर्ण्य नहीं था, तो इस कारण से क्या होता था, जो आर्मी थी उसमें सब लोग शामिल हो सकते थे। और शूद्र, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो भी आर्मी के अंदर शामिल होते थे, ठीक है। और शूद्र ऑब्वियसली रूलर्स ही थे, मोरियंस खुद शूद्र थे। तो उस वक्त ऐसा कुछ जातिगत या वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था कि भाई जो क्षत्रिय हैं सिर्फ वही युद्ध लड़ेंगे, उन्हीं को हथियार रखने का अधिकार है, शूद्रों को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस कारण से क्या, सब मिलकर लड़ते थे, सब में एक भावना होती थी, इंडियन की भावना होती थी, एक राष्ट्र की भावना होती थी, कोई भी ये जाति वाली या वर्ण की भावना नहीं होती थी। तो एक कंबाइंड फोर्स थी। और शूद्र तो, जो इतनी मेजोरिटी पॉपुलेशन शूद्र है, तो ऑब्वियस है कि जब इतनी मेजोरिटी पॉपुलेशन वो आपके पास में है लड़ने के लिए, तो बाहर से कोई अटैक करेगा तो आपके पास में काफी लोग हैं लड़ने के लिए। लेकिन जो मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद में जब ये मनुस्मृति लागू हो गई, तो ये हुआ कि शूद्रों को लड़ने का अधिकार ही नहीं रहा। तो आपके पास बहुत कम लोग रह गए लड़ने वाले, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो बिल्कुल भूल जाओ, ब्राह्मण और क्षत्रियों को मान लो कि वो लड़े, तो वो लड़े तो वो कम पॉपुलेशन के अंदर है, तो वो कितना लड़ पाएंगे, जो आपने बड़ी पॉपुलेशन को तो लड़ने से ही मना कर दिया। तो ये एक बड़ा रीजन रहा कि जो बाहर से लोग आए, तो वो लगातार यहाँ के जो राजाओं को हराते गए आफ्टर मौर्यन एम्पायर। और स्पेशली जो इसका क्लासिक एग्जांपल है वो राजपूत काल है, कि बाहर से मुस्लिम्स आते गए, हराते गए, क्योंकि राजपूतों के अलावा और किसी को लड़ने का अधिकार ही नहीं था। अगर लेट सपोज जो राजपूत पीरियड जो चल रहा था, मुस्लिमों ने जिस वक्त अटैक किया था, अगर उस वक्त शूद्रों को भी लड़ने का अधिकार होता, शूद्र भी अगर तलवार उठा लेते, तो क्या पॉसिबल था कि जो मुस्लिम्स लगातार अटैक करते गए इंडिया पर और जीतते गए, ऐसा पॉसिबल था कि वो जीतते? मतलब यहाँ इंडिया के अंदर शूद्रों को लड़ने का अधिकार नहीं है, और मुस्लिम्स में वहां पर जो गुलाम है ना, उनको भी लड़ने का अधिकार है। और जो मुस्लिम्स के जो गुलाम थे, उन्होंने ही आकर यहाँ इंडिया पर गुलाम डायनेस्टी की स्थापना कर ली। मतलब सोचे अगर अपन देखें, तो मतलब जो गुलाम डायनेस्टी थी वो गुलामों की थी, और गुलामों ने, मुस्लिमों के जो गुलाम थे, उन्होंने आकर यहाँ इंडिया में जीत गए और उन्होंने गुलाम डायनेस्टी की स्थापना कर दी। क्लासिक एग्जाम्पल कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके कुतुब मीनार है ना, गुलाम थे वो, और वो गुलाम थे और यहाँ पर आकर रूल कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों ने कहीं भेदभाव नहीं किया। उनके जो गुलाम थे वो भी उनके साथ लड़ते थे, और यहाँ पर शूद्रों को लड़ने का अधिकार ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि बाद में जो मौर्यन एम्पायर के बाद का टाइम, अब मौर्यन एम्पायर का हम देख लें, तो जो मौर्य एम्पायर के जो लास्ट आए थे बृहद्रथ मौर्य, ठीक है, तो उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र सिंह, वो ब्राह्मण था, है ना। उसने षड्यंत्र से बृहद्रथ मौर्य को मारा। उसके बाद में उसने खुद की जो एम्पायर थी पुष्यमित्र सिंह स्थापना कर ली, है ना। तो एक तरह से वो पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण था, उसकी एम्पायर ब्राह्मणिकल एम्पायर थी, तो उसने सैंक्शंस लगा दी शूद्रों पर, है ना। स्पेशली बौद्धों को तो बहुत मारकाट की, है ना, और शूद्रों पर सैंक्शंस लगा दी, मनुस्मृति लागू कर दी, 10 तरह के सैंक्शंस लगा दिए, शूद्रों को लड़ने का अधिकार नहीं, ये सब। तो उसके बाद देखें तो शुंग एम्पायर पर लगातार बाहर से अटैक होते रहे, और कुछ टाइम तक वो चली। उसके बाद में ग्रीक्स वगैरह और बहुत से जो बाहर के अटैकर्स थे, उन्होंने अटैक करके इस एम्पायर को खत्म कर दिया। हम अगर मराठा एम्पायर का एग्जांपल लें, छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सबको शामिल किया। यही कारण था कि उनके आर्मी के अंदर SC ST OBC के जो लोग थे वो भी सब थे, और इसी कारण से वो छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी बड़ी एम्पायर को स्थापित कर पाए। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आर्मी के अंदर भी आप मेरिट के आधार पर ना करके, कि अगर चाहे से बंदा कोई भी है, अगर उसको मेरिट के आधार पर ना करके आप सिर्फ जाति के आधार पर अगर एंट्री दे रहे हो, तो ऑब्वियस है फिर हारोगे ही हारोगे। तो फाइनल वर्ड्स यही है कि बाबा साहब ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो मौर्य एम्पायर थी वो एक शूद्र बहुजन मूल निवासियों की एम्पायर थी एक तरह से, और वो गोल्डन पीरियड है इंडिया का, गोल्डन पीरियड था इंडिया का। और उस वक्त there is only one period in Indian history which is a period of freedom, greatness and glory, that is the period of Maurya Empire। ठीक है, तो ये मौर्य एम्पायर ही एक ग्रेट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इसके अलावा और कोई ग्रेट पीरियड है ही नहीं। ठीक है, उस वक्त पूरा एक भारत, अखंड भारत था, एक स्वर्णिम काल था इंडिया का। और उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि चतुर्वर्ण्य जो सिस्टम है वो कंप्लीटली एनिलेट हो गया था। शूद्रों ने खुद के दम पर आकर इस साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और शूद्र वो राजा बने थे उस साम्राज्य के। और इस मौर्यन काल के बाद में जो भी एम्पायर्स आप देख लो, उस वक्त चतुर्वर्ण्य सिस्टम पूरी तरह से लागू था। इस कारण से शूद्रों को लड़ने का अधिकार नहीं था, तो लगातार हारते गए। और मौर्य एम्पायर के दौरान चतुर्वर्ण्य सिस्टम खत्म हो गया था, शूद्रों को लड़ने का अधिकार था, शूद्र खुद राजा थे, तो वो लगातार जीतते गए। तो इसमें जो फाइनल पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है, बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं
कि जब चतुर्वर्ण्य नहीं था उस वक्त शूद्रों ने राज किया और वो जीते, है ना। और जब चतुर्वर्ण्य था तब शूद्रों गुलाम बन गए, और जैसे ही शूद्र गुलाम बने तो हमारा देश भी बाहरी जो ताकत है उनका गुलाम बन गया। तो फाइनल जो चीज है वो यही है कि अगर इस इंडिया को, हमें अपने देश को महान बनाना है, ग्रेट बनाना है, तो शूद्रों को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, बहुजनों को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, इंडिया के जो बहुजन मूल निवासी है उनको सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी इंडिया महान बन सकता है, तभी इंडिया ग्रेट बन सकता है। अदरवाइज इंडिया ग्रेट महान नहीं बन सकता। ये इसकी बॉटम लाइन है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में, ताकि जो हमारे बहुजन लोग हैं वो इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकें और बाबा साहब के आंदोलन, बहुजन आंदोलन को आगे से आगे बढ़ा सके। जय भीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।